नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं बिहार दरोगा का डिस्कशन बैच। ठीक है। और आज हम लोग जो आप लोगों को सेट मिला था उसका डिस्कशन आप लोग कर चुके होंगे सुबह और शाम में, है ना। और आज आते हैं जो शाम सुबह नहीं आ पाते हैं या डिस्कशन में नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए यह बैच है। और वह जो है घर बैठे भी अपना डिस्कशन आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है शॉर्ट में बातचीत करेंगे, जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे। सिर्फ केवल आपको पूछने का यहाँ पर अधिकार नहीं है ना, पूछने का अधिकार जो है आप ऑफलाइन में आते हैं तो आप अधिकार रखते हैं। यहाँ पे जो है केवल मेरे द्वारा बातचीत होगी क्योंकि मेरे सामने में कोई नहीं है। चलिए आज चाहते हैं हम लोग, यही सेट आज आपको मिला था। आज 26/11/2025 को ये सेट आपको जितने भी आपको मार्केट में सेट हैं या जो भी टीचर का सेट आपको किताब में बिक रहा है मार्केट में, सभी सेट आपको करवाया जा रहा है इस जगह पर। तो आइए आप लोग जुड़िए इस जगह से और साथ साथ जो है बनाते हैं हम लोग। आ जाते हैं, यही सेट है आज का, सेम है यही। और आ जाते हैं, पहला प्रश्न ये है। ठीक है, पहला प्रश्न देख लेते हैं कि पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने में कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कुल संख्या के बारे में बात कर रहा है कि आपको भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की कुल संख्या वर्तमान में कितना है। ठीक है, तो वर्तमान में मूल संविधान में कितना है, कितना है, 6 देखने को मिलता है ना। वर्तमान में अभी हम लोग के पास कितना है, 6 ही है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि समानता का अधिकार, जो समानता का है, कब से 14 से लेके आपको 18 देखने को मिलता है। यदि बात करें क्या कहते हैं आपको स्वतंत्रता, तो कहां से कहां, 19 से आपको 22 देखने को मिलता है। यदि बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो दिया गया अधिकार आपको 23-24 में देखने को मिलता है। वहीं बात करें कि धार्मिक स्वतंत्रता कितने में, 25 से आपको 28 में देखने को मिलता है। और संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार देखते हैं तो ये हम लोगों को कहाँ 29-30 में देखने को मिलता है। 31 का जो था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। 44वां संवैधानिक जो संशोधन होता है, 44वां संवैधानिक संशोधन, उसके द्वारा 1978 में हटा दिया जाता है, तो उसको छोड़ते हैं। आ जाते हैं हम लोग, डायरेक्ट बात करते हैं संवैधानिक उपचार। आपको दिया हुआ है, आपको कौन सा, छठा दिया हुआ है संवैधानिक उपचार। तो कितना होता है, 6। जो आपको 7, एक जो और था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। पहले 7 हुआ करता था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसको क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा। तो मूल अधिकार में वो नहीं आता है। तो वर्तमान में हम लोग के पास 6 ही है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। आंसर बना चुके होंगे, आंसर यदि बन चुका होगा तो आप समझ रहे होंगे बात को। आ जाते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं और दूसरा देख लेते हैं क्या है प्रश्न। और दूसरा प्रश्न जो आप लोगों के पहले पढ़ लीजिए, भारत में प्रबंधन शिक्षा बढ़ावा, प्रबंधन क्या है, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की जाती है। तो 1961 ईस्वी में जो संस्थान की स्थापना की जाती है, उस संस्थान का नाम क्या है, भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसको कि हम लोग IIM बोलते हैं। और इसका आपको डेट के साथ आपको प्रश्न पूछा है तो डेट आपको याद रखिएगा। IIM आपको 1961 में स्थापना होती है। यदि बात करें आपको IIT के दिया हुआ है, क्या है IIT, तो सर्वप्रथम भारत में जो IIT की स्थापना किया गया, कौन सा IIT याद है आपको। तो सर्वप्रथम जो IIT किया गया जाता है स्थापना आपको पश्चिम बंगाल में, खड़गपुर, है ना। पश्चिम बंगाल में कौन सा, खड़गपुर। आपको कब, 1951 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, याद रखिएगा 1951 ईस्वी में। और ये कहां पर, WB मतलब वेस्ट बंगाल में। और क्या नाम है IIT का, खड़गपुर है, खड़गपुर IIT। ठीक है, तो पहला पहला IIT जो आपने भारत में रहता है 1951 ईस्वी में, आपको देखने को मिलता है कहाँ, खड़गपुर में देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। वहीं पर यदि बात करें आपको क्या दिया हुआ है, आपको UGC के बारे में दिया है। तो UGC का स्थापना आपको 1956 ईस्वी में होती है। कब होती है UGC का स्थापना, 1956 ईस्वी में। यदि बात करें आपको राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC की स्थापना कब होती है, तो 1958 में होती है। तो सभी आसपास में ही है, 61, ठीक है, उसके बाद 51, 56 और उसके बाद क्या है, 58 है। तो आंसर कौन सा बनेगा, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान आपको बनेगा आंसर, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि शरीर में किस तत्व की मात्रा बढ़ने पर जो है विल्सन नामक रोग हो जाता है। तो विल्सन नामक रोग जो हो जाता है किसकी मात्रा बढ़ने पर, कॉपर। आंसर क्या मरवाया गया होगा, कॉपर आंसर मरवाया गया होगा। कॉपर आप ध्यान दीजिएगा, तो कॉपर, और कॉपर को ही क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। ऐसा नहीं कि तांबा का भी दे दे तो आपको लगे कि गलत हो गया, है ना। कॉपर, तांबा, ठीक है, तो कॉपर को ही तांबा बोलते हैं, हिंदी में तांबा बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि कभी पूछे कि पारे की अधिकता से, कि पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है, पारे की जिसको HG बोलते हैं, तो HG की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, और कैडमियम यदि पूछे तो कैडमियम से आपको इटाई इटाई होता है।
ये तो सब तो लोग जानते हैं। और ये सब जो आपको कैल्शियम है, सल्फाइड है और आयरन है, आयरन की अधिकता बहुत कम ही होता है। यदि अधिकता किसी को हो जाता है तो उसको होता है हेमोक्रेमोटोसिस होता है। तो हेमोक्रेमोटोसिस बहुत कम ऐसे व्यक्ति को होता है। यहाँ पर आयरन की कमी ही अधिकांश को देखने को होता है। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ये कमी लिख रहे हैं, है ना? कमी से क्या होता है? एनीमिया। ये तो आप लोग जानते ही हैं, है ना? एनीमिया होता है। ये आपका आंसर बनेगा क्या? मानव शरीर में आपको विल्सन जो होती है किसकी अधिकता से? कॉपर की अधिकता से। आंसर बन जा चुका होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों को इंग्लिश है, तो इंग्लिश छोड़ के चलेंगे। चलिए, किस राज्य में जो है मुख्यमंत्री आपको महिला रोजगार योजना मंजूरी प्रदान किया गया है? आंसर आसान है ना? हट जाते हैं जब जो कि आपको पढ़ने में आसान हो। आपको क्या है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की मंजूरी प्रदान की गई है? तो आसान सा आंसर होगा किस राज्य में? 10,000 याद है? 10,000। तो 10,000 की वजह से जो है बिहार में फिर से सरकार बनाते हुए भी देखे हैं। आपको दिखने को मिल रहा है कौन सा? बीजेपी या जदयू दोनों कह सकते हैं कि जो गठबंधन एनडीए के सरकार है, एनडीए का सरकार फिर से आपको बिहार में देखने को मिल रहा है, यही 10,000 की वजह से। ठीक है, जो भी है 10,000 की वजह है या जो भी कारण हो, ठीक है, कि अच्छा कार्य किया हो या जैसे भी किया हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री आपको दिया हुआ प्रश्न आपको जो दिया हुआ है उसको याद रखना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो है कितना रुपया प्रदान किया गया है महिलाओं को? तो 10,000 रुपया प्रदान किया गया है। और यह योजना जो किस राज्य का है? तो यह योजना सीधे तौर पर अपने बिहार से ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। चलिए, मेंडल के द्वारा पौधों पर जो है किए गए, आपको क्या दिया हुआ है? किए गए प्रयोगों में निम्नलिखित में से कौन सा आपको लक्षण प्रभाव देखने को मिलता है? लक्षण आपको प्रभावी है। तो मेंडल देखिए, मेंडल जो लिया था, पौधा जो लिया था, तैयार किया गया था, खास करके संकरण जब तैयार किया गया था, दो पौधों का यूज किया गया था। एक झुर्रीदार पौधे का यूज किया गया था और गोल बीज का पौधा का यूज किया गया था। देखा कि गोल बीज वाला जो पौधा जो है, जिसमें जो जीन होती है, आगे वाला जो संतति है, जब पौधा बनेगा, जो संकरण तैयार होगा, तो उसमें कौन सा किसका जीन उभर कर आएगा? तो गोल बीज का ही जीन उभर कर आता है। तो आंसर क्या बनेगा? गोल बीज बनेगा। ठीक है, गोल बीज और झुर्रीदार दोनों को लिया था, लेकिन इसका जीन उभरता नहीं है, जबकि उभरता है किसका जीन? आपको गोल बीज का जीन उभरता है। तो यही उसका लक्षण प्रभावी था। तो आंसर आपका बनेगा क्या बनेगा? गोल बीज के अंतर्गत बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं। आपको राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा, और यहाँ पर दिया हुआ है आपको समिति से संबंधित है कि राजकोषीय घाटा जो फिजिकल आपको क्या कहते हैं डेफिसिट होती है, इसकी नई परिभाषा का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपको कर कह सकते हैं कि कर में सुधार लाया गया था। कब? आपको 1991 में चलैया समिति के द्वारा। क्या इसके चलैया समिति बोलता है क्या है कि आपको कर में क्या करना चाहिए? 1991 की घटना आप याद रखिए। तो 1991 में थोड़ा सा जो है यहाँ पर आर्थिक संकट का दौर था, इसी वजह से जो है यहाँ पर एक समिति आती है, उसका नाम रहता है चलैया समिति, और 1991 में। और कर में क्या क्या करता है? ये सुधार करने की बात करता है। तो आपको कर में सुधार गठित करता है, तो ये ध्यान रखना है। और कर जो है, कर जब आएगा, अच्छे से कलेक्शन होगा, तो क्या होगा? राजकोष में क्या होगा? बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा बात कर रहे हैं? आपको कर से संबंधित बात कर रहे हैं कि आपको सीधी सी बात है कि कर के गठित, कर सुधार क्या है ना, लिख सकते हैं आप कर सुधार के, कर सुधार 1991 में। कर सुधार के बारे में ये आयोग गठन कहता है 1991 में। तो ये आपको देखने को मिल रहा है चलैया समिति। यदि बात करते हैं चक्रवर्ती समिति का, चक्रवर्ती समिति आपको देखने को मिलता है। चक्रवर्ती समिति कब देखने को मिलता है? ये आपको 1985 में। और ये जो भी है आपको किससे है? भारतीय मौद्रिक प्रणाली संबंधित देखने को मिलता है। क्या है? आपको 1985 में, ये आपको 1985 में मौद्रिक प्रणाली से लिख सकते हैं, आपको मौद्रिक प्रणाली से। मौद्रिक प्रणाली कहीं ना कहीं ये भी रुपया से लेना देना इसका भी है। और ये आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर राखी समिति जो है, ये राखी समिति नहीं होगा, ये आपको इसको थोड़ा सा सुधार करना है, प्रश्न को रेखी समिति होगा। क्या होगा? ये रेखी समिति होगा। और रेखी समिति जो यदि बात करते हैं, ये आपको कब आता है? तो ये आपको आता है 1992 में। और ये भी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ये कब? 1992 में। और कहाँ? 1992 रखिएगा। और उसके बाद ये अप्रत्यक्ष कर से, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से। तो ये भी आपको टैक्स से संबंधित देखने को मिल रहा है। रेखी समिति, राखी को रेखी कर दीजिएगा। उसके बाद रंग राजन समिति, रंग राजन समिति आप लोगों को सभी को पढ़ाया गया है। तो रंग राजन समिति जो देखने को होता है गरीबी का अनुमान, इससे क्या करते हैं हम लोग? गरीबी का अनुमान करते हैं। आप लोगों को पंचवर्षीय योजना वाला में पढ़ाए थे, है ना? उसके बाद योजना बहुत सारा आता है, तो उसमें भी पढ़ाते हैं गरीबी रंग राजन समिति। पंचवर्षीय योजना के बाद जो टॉपिक आता है योजना सब वाला में, वहां पर आपको इसके बारे में पढ़ाया रंग राजन समिति। तो गरीबी योजना का, गरीबी योजना नहीं, यहाँ पर गरीबी के आकलन से संबंधित, थोड़ा सा इसको सुधार करिएगा। क्या है? आपको गरीबी आकलन, है ना,
रंगराजन समिति जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको? गरीबी के आकलन से, गरीबी आकलन या गरीबी अनुमान कह सकते हैं, गरीबी का अनुमान। योजना करते योजना लिख दिए थे, चलिए कोई बात नहीं, आपको गरीबी का अनुमान कर लिखते हैं ना। तो आप समझ चुके होंगे कौन कौन सा समिति कौन सा है। तो आपको रेखी समिति किससे संबंधित देखने को मिल रहा है? आपको रेखी समिति आपको प्रत्यक्ष कर, और चक्रवर्ती समिति आपको मौद्रिक प्रणाली से देखने को मिल रहा है, और चलैया समिति कर सुधार, और यही जो है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, राजकोषीय घाटा डेफिसिट का जो कह सकते हैं कि नई परिभाषा देने की बात की गई थी, सुझाव दिया गया था किसके द्वारा? चलैया समिति के द्वारा। तो याद रहेगा। और समिति आप लोगों को पूछा जाएगा तो जितना भी समिति देते हैं, जो देते हैं बात कह सकते हैं कि आपको ब्रैकेट में लिख लेना है जगह पर, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार होते रहेगा तो आपका याद हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। चलिए उस विकल्प, ये तो आपको हो जाता है, रीजनिंग हो जाता है। अगले बात पर करते हैं, आपको है क्या है? हरित क्रांति, है ना। अब आइए, हरित क्रांति क्या पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? उम्मीद है कि सभी कोई जानते होंगे हरित क्रांति के संबंधित में। आपको हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो आपको देखने को मिलता है, आप तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? 1960 के दशक में विश्व के परिदृश्य पर देखते हैं तो 1960 के दशक में हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा देखने को मिलता है आपको विश्व परिदृश्य पर। और उसके बाद यदि भारत में याद बात करते हैं, भारत में आपको MS स्वामीनाथन के द्वारा 1900 आप MS कह सकते हैं, MS स्वामीनाथन के द्वारा, और यह जो है इनके द्वारा कह सकते हैं कि प्रतिपादन किया जाता है भारत में। और उसके बाद 1900 आपको क्या 67-68, ये यदि एक्यूरेट डेट है तो बिल्कुल सही है, यदि एक्यूरेट डेट नहीं है तो आप 1966 भी होगा, क्योंकि योजना 1966 से ही रखा गया था। आप देखते होंगे, आप तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपका काल देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? 61 से क्या देखने को मिलता है? 66, इसी योजना के अंतर्गत तो आता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है, वहां पर जो है आपको देखने को मिलता है 1-1 साल का योजना लाया जाता है, 3 वर्ष का अवकाश रहता है। तो आपको 66 से 69, तो 66 से 69, यदि 66 दिया हुआ है तो डेट अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो आप 67 भी दे सकते हैं, 67-68 इसके आसपास रहना है। ठीक है, और ये देखने को मिलता है सबसे अधिक प्रभाव जो देखने को मिलता है कि प्रभावित होता है सबसे अधिक फसल में, कह सकते हैं कि सुधार देखने को मिलता है किस फसल में देखने को मिलता है? ये अपने किस फसल पर? तो गेहूं पर देखने को मिलता है। और गेहूं में 3 गुना से अधिक वृद्धि हो चुकी है। यदि कभी ऐसा, ये तो आपका आंसर बन चुका है। एक आपको एक्स्ट्रा यहाँ से फैक्ट बता देते हैं, यदि पूछे कि गेहूं में जो उस वक्त 67-68 के आसपास बात कर रहे हैं, यहाँ जो है 3 गुना वृद्धि देखने को मिलता है। इस जगह से क्या देखने को मिलता है कि अब तक जो है भारत क्या कर चुका है? 3 गुना वृद्धि कर चुका है, किसमें? गेहूं में। और यह किस वर्ष? यदि ऐसा पूछे कि 3 गुना वृद्धि जो हो चुकी है आपको गेहूं में, किस वर्ष? तो 2003-04। कब? तो 2003-04 तक में जो है हम लोग क्या पैदा हो चुका है यहाँ पर? 2003-04 कर सकते हैं। और जितना गेहूं पैदा करते थे उससे जो है 3 गुना पैदा कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं? हरित क्रांति का ये देन है, अच्छे क्वालिटी का बीज के वजह से जो है, टेक्नोलॉजी की वजह से भी कह सकते हैं, सभी के माध्यम से गेहूं में 3 गुना हम लोग अब क्या पैदा ज्यादा करते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आपको 2003 होगा। लेकिन जबकि आपकी बात करें कि हरित क्रांति का कब से आया है, तो ये आपको कब, आप याद रखिएगा 67-68 या 66 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बातें आपको बता चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या आ रहा है। अगला जो आपको आ रहा है, अगला देख लेते हैं। अगला आपको दिया हुआ है, आगे स्लाइड पर दिया हुआ है, बिहार में औद्योगिक वित्तीय, है ना, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु जो है प्रमुख वित्तीय संस्था कौन सा है? तो प्रमुख वित्तीय संस्था के बारे में बात कर रहा है, बिहार के बारे में बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, बिहार में कौन सा होगा? बिहार राज्य वित्त निगम के अंतर्गत आएगा। कौन सा आएगा? बिहार राज्य वित्त निगम आएगा, है ना। बिहार के बारे में बात कर रहा है तो बिहार राज्य वित्त निगम, सीधे तौर पर बिहार राज्य वित्त निगम आएगा। तो आंसर इधर उधर नहीं जाना है, जो दिया हुआ है सीधे तौर पर बात करेंगे बिहार राज्य वित्त निगम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहीं पर देखने को मिल रहा है। चलिए बना रहे हैं, उम्मीद है कि क्या आप लोगों को सही है या नहीं है। आप कमेंट करते हैं, नहीं है कमेंट करेगा तब ना पता चलेगा क्या क्या आप लोगों के लिए जो तैयार कर रहे हैं, इतना जो मेहनत मान के चलिए कि सुबह शाम हो रहा है, सुबह तो होता ही है, शाम में भी जो हो रहा है, क्या आपको फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। हो सकता है कि यदि आप क्लास सुबह वाला नहीं कर पाते होंगे तो आपको तो फायदा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप घर बैठे कुछ भी कर रहे हो तो सुनते जाना है, तो सुनते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे तौर पर आते हैं प्रश्न पर आते हैं। भारत में चुनाव प्रणाली का नाम क्या है? क्या है भारत में, क्या लिखा हुआ है भारत में? आपको चुनाव प्रणाली नाम क्या है ना, चुनाव प्रणाली का नाम क्या है? देखते हैं भारत में चुनाव किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है, और उस पर जो रिजल्ट दिया जाता है तो किस प्रकार से दिया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व भारत में चुनाव, देखिए भारत में अनुपातिक होती है क्या?
अनुपातिक लेकिन किस में प्रयोग करते हैं हम लोग? राष्ट्रपति वाला में। साधारण यदि बात करें कि सब कुछ भी नहीं पूछा हुआ रहेगा तो हम लोग जो है यहाँ पर जो है भारत में जो चुनाव की पद्धति जो रखा गया है, ये रखा गया है प्रथम पास द पोस्ट रखा गया है ना। क्या रखा गया है? प्रथम पास द पोस्ट। मतलब जिसको जितना एक भी वोट अधिक आता है, जितने मान लेते हैं कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 10 कैंडिडेट में जिसको ज्यादा वोट आता है उसको जो है सीधे तौर पर क्या कर दिया जाएगा? विजेता घोषित किया जाएगा। तो भारत में चुनाव की प्रणाली जो देखने को मिलता है प्रथम पास द पोस्ट के आधार पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रथम पास द पोस्ट आधार पर देखने को मिलता है। जिसको जितना आप सुने होंगे कि एक वोट से भी कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, कोई व्यक्ति एक वोट से भी चुनाव हार जाता है। तो वजह क्या है? तो वजह यही है प्रथम पास द पोस्ट। लेकिन अनुपातिक प्रति आपको अभी यहाँ पर नहीं जाना है, या मिश्रित नहीं लिखना है कि भारत में प्रथम भी चलता है, प्रथम पास द पोस्ट है, उसका अनुपातिक भी चलता है, तो हम लोग मार दें मिश्रित। अपने मन से नहीं मारना है, क्योंकि मिश्रित का जो है कहीं पर भी चुनाव आयोग के द्वारा चर्चा नहीं किया गया है। तो चर्चा नहीं किया गया तो हम लोग भी चर्चा नहीं करेंगे। डायरेक्ट आते हैं आंसर, हम लोग रखेंगे बी पर रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है आपको, आसान सा प्रश्न है कि कलकत्ता है ना, क्या है कि कलकत्ता जो है आपको भारत की राजधानी क्या थी? क्या है? कलकत्ता जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो कलकत्ता भारत की राजधानी सभी को पता होना चाहिए कि कलकत्ता में 1911 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली दरबार। कौन सा दिल्ली दरबार होता है? हार्डिंग द्वितीय के समय में होता है, आपको तीसरा दिल्ली दरबार होता है। और यहाँ पर जो आता है, कौन आता है? एक महाराजा, वहाँ के राजा कह सकते हैं, उस वक्त भारत के भी राजा कह सकते हैं, आपको जॉर्ज पंचम आते हैं। और जॉर्ज पंचम जो आते हैं, दिल्ली लगता है, दिल्ली में दरबार, और दिल्ली दरबार लगता है तो 80,000 की जनसंख्या के भीड़ को जो है संबोधित करते हुए वहां पर कहा जाता है क्या? अब जो है भारत की जो राजधानी होगी कलकत्ता से हटाकर 1911, आपको 12 दिसंबर 1911 में ये घोषणा हो रही है। कब हो रही घोषणा? तो आपको 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हो रही है। तो आप कह सकते हैं अंतिम समय चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हार्डिंग द्वितीय है, गवर्नर कौन है? हार्डिंग द्वितीय है। आते कौन है? जॉर्ज पंचम आते हैं। कौन आते हैं? आपको जॉर्ज पंचम आते हैं। और इनके द्वारा ही ये घोषणा की जाती है, कि अब जो है भारत की जो राजधानी होगी कहां पर होगी? आपको दिल्ली होगी। और ये कब घोषणा हो रही है? आपको 1911 में घोषणा हो रही है, ठीक है। ये संबोधित करते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि आज घोषणा हुआ है तो आज ही दिल्ली एकदम क्या कह सकते हैं कि राजधानी हो गई। अब मान लेते हैं कि आज घोषणा कर दे कि इधर उधर कुछ भी कर दे, तो घोषणा जिस दिन होती है तो उस दिन अब समय लगता है, थोड़ा सा प्रक्रिया जो कागजी प्रक्रिया होती है। तो वास्तविक यदि पूछे कि आपको कलकत्ता किस वर्ष तक जो है वास्तविक राजधानी बनती है, तो वास्तविक राजधानी आपको देखने को मिलेगा, वास्तविक आपको कह सकते हैं कि काम का जो वास्तविक आपको कहां पर, ये लिख सकते हैं आपको क्या? वास्तविक, ठीक है। वास्तविक 1912 ईस्वी में, है ना। वास्तविक यदि लगा दे तो वास्तविक आपको क्या कहते हैं? हस्तांतरण। वास्तविक क्या हो जाएगा? हस्तांतरण। यहाँ पर हस्तांतरण कर लीजिएगा। वास्तविक हस्तांतरण कब होती है? तो आपको 1912 में। यहीं पर आपको बता देते हैं, एक बात और बता देते हैं, यदि पूछे कि दिल्ली आधिकारिक रूप से, है ना, आधिकारिक रूप से जो है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? आधिकारिक रूप से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? ये प्रश्न है आपके लिए, आप बता सकते हैं, कमेंट करिएगा। जब तक लिख रहे हैं प्रश्न तब तक आप लोग कमेंट आ जाना चाहिए ना। कि आधिकारिक रूप से लिखा हुआ है, इस बार क्या लिखा हुआ है? आधिकारिक रूप से जो है आपको भारत की राजधानी दिल्ली कब बनती है, इतना तब समझ जाइएगा। प्रश्न आप पूरा का पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, कब बनी, है ना। तो ये कब बनी, बताइए कब बनती है भारत राजधानी आधिकारिक रूप से? तो तीन बातें बता रहे हैं। घोषणा यदि पूछे तो घोषणा आपको 1911 अच्छे से याद रखना है, 1911। और उसके बाद वास्तविक हस्तांतरण यदि पूछे तो वास्तविक हस्तांतरण कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा वास्तविक अरे यार मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से आपके लिए लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आदि घोषणा आपको दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना वास्तविक हस्तांतरण, ठीक है। वास्तविक आप तो समझ चुके होंगे, प्रश्न आपके लिए लिखा हुआ है, समझ चुके होंगे। वास्तविक हस्तांतरण, घोषणा आपको केवल लिख देते हैं। तो घोषणा आपको कब होती है? ये घोषणा जो आपको कहानी बता रहे थे 12 दिसंबर, क्या 12 दिसंबर आपको 1911 में, है ना, 12 दिसंबर 1911 में। और यदि बात करें कि आपको आधिकारिक रूप से जो है दिल्ली, यहीं पर सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं, आधिकारिक रूप से जो है दिल्ली कब बनती है? दिल्ली भारत की राजधानी आधिकारिक रूप से, तो आधिकारिक रूप से कब बनती है? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। क्या होगा बोल सकते हैं? 1931 ईस्वी में। कब होता है? आधिकारिक रूप से जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनती है 1931 में। अच्छे से याद रखना है, अच्छे से बोल्ड करके लिख रहे हैं 1931। कब? 1931, सही लिख रहे हैं 1931। तीन डेट, घोषणा 1911, ठीक है। उसके बाद
वास्तविक कह सकते हैं कि हस्तांतरण, वास्तविक हस्तांतरण कब आपको 1912। यदि पूछे आधिकारिक रूप से कब तो 1931 इसमें। और दिल्ली की जो कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से जब दिल्ली बनती है तो यहाँ पर जो है गवर्नर कौन रहते हैं, गवर्नर कौन रहते हैं, यहाँ पर गवर्नर रहते हैं इरविन रहते हैं, आपको पता है ना 26 31, ठीक है। तो यहाँ पर कौन रहते हैं आपको 31 के समय में देखने को मिलेगा। भारत का जो गवर्नर कौन है आपको इरविन है, और इरविन के द्वारा ही जो है आधिकारिक रूप से दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। समझ गए बात को, तीनों में अंतर आप समझ चुके होंगे। आंसर क्या बनेगा आप समझ चुके होंगे कि आंसर बनेगा मेरा 1912 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। क्या क्या आप अगला प्रश्न पढ़ना है, पहले प्रश्न को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है शीतलक आपको किया जाता है ना, तो आप शीतलक के रूप में जो हम लोग देख लेते हैं, तो रेफ्रिजरेंट देखते थे, रेफ्री अपोजरेंट जिसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ है, शुद्ध इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट। और कह सकते हैं उसमें जो प्रयोग करते हैं शीतलक के रूप में जो है ठंडा जो प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं तो फ्रियोन का प्रयोग करते हैं। और फ्रियोन को जो हम लोग जानते हैं डाय, आपको क्या लिखा हुआ है चलिए देख लेते हैं, सभी के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है आपको क्या लिखा हुआ है, आपको कोबाल्ट, आपको क्या लिखा हुआ है क्लोराइड लिखा हुआ है ना, कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ पर कह सकते हैं कोबाल्ट के अंतर्गत आ रहा है, कोबाल्ट क्लोराइड। उसके बाद यदि बात करें आपको बी में क्या लिखा हुआ है, तो बी में देखते हैं तो कार्बन आपको टेट्रा क्लोराइड है, टेट्रा क्या लिखा हुआ है आपको क्लोराइड, हाँ सी है, आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिखा हुआ है। और उसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहा है आपको कार्बन टेट्रा फ्लोराइड लिखा हुआ है, टेट्रा फ्लोराइड के अंतर्गत लिखा हुआ है। यदि बात करें आपको डी में क्या लिखा है डाइक्लोरो, आपको डाइफ्लोरो मीथेन लिखा हुआ है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन लिखा हुआ है। क्या एक बार फिर से ले लेते हैं, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है, लिख दें, लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे आप समझ चुके होंगे। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइफ्लोरो और मीथेन तो आपको है ही है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो आपको ये मीथेन हो जाता है, ठीक है। और इसी को जो है एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको जो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो जो है इसको किस नाम जानते हैं आपको फ्रीऑन के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं आपको फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। और फ्रीऑन का जो हम लोग यूज करते हैं, इसी का यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं शीतलक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है शीतलक और एरोसेल के रूप में जो आपको यूज करते हुए दिखाई पड़ रहा है, प्रशीतक ठंडे रूप में और कह सकते हैं कि एरोसोल के रूप में, तो हम लोग क्या यूज करते हैं डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग फ्रीऑन के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है। कौन सा आंसर होगा, तो आंसर आपको हो जाएगा CF2Cl2 हो जाएगा। चलें अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को है क्या मैथ से संबंधित, तो मैथ से संबंधित है। चलिए आगे जो बढ़ते हैं, मैथ से संबंधित है तो देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला जो मैथ है, मैथ को छोड़ेंगे, आगे चलेंगे। क्या हो गया बोलिए, क्या पूछना। भारत में देख लेते हैं, भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा किस सूची के आधार पर किया जाता है। आसान सा है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से कहने का मतलब है क्या, जब से आप तैयारी प्रारंभ किए होंगे शुरुआत में यही पढ़े होंगे ना। तो भारत में जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है, किसमें किस सूची में देखने को मिलता है बोलिए, किस सूची में 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है आपको बांटा गया है। बंटवारा किस तरह के बांटा गया है, संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं बताइए, और समवर्ती सूची में कितना है। समवर्ती में पहले हुआ करता था कितना 47 हुआ करता था, अब वर्तमान में कितना है 52 हुआ करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पहले कितना हुआ करता था 66 हुआ करता था, और वर्तमान में कितना है 61 है। और उसके बाद पहले यहाँ पर 97 हुआ करता था, और वर्तमान में कितना है 100 है, ठीक है। और ऊपर वाला का आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला को लिख दिया है मूल लिख दिया है, और यहाँ पर लिख देते हैं वर्तमान। आंसर बन जाएगा। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय 100 विषय हैं, वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, और वर्तमान में समवर्ती सूची में कितना है आपको 52 विषय हैं। और यदि यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या है 66 से क्या है 61 किया गया है ना, अरे हाँ 66 से जो है आपको 61 किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 5 को क्या कर लिया गया है यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। 5 को क्या कर दिया गया है निकाला गया, और 5 को निकाल के कहां पर इनपुट कर दिया है आपको समवर्ती सूची में कर दिया। 5 को क्या कर दिया है समवर्ती सूची में कर दिया है। पहले 47 हुआ करता था, 5 को यहां से निकाले हैं, राज्य वाले से निकाले हैं, और उठा के कहां रख दिए हैं हम लोग, उठा के रख दिए हैं समवर्ती में। बता सकते हैं कौन कौन सा रखे हैं, आप जल्दी से बताइए। यहाँ पर ये पूछता है आपको, बार बार पूछता है कौन कौन सा, बोलिए
शिक्षा, सबसे पहले यदि शिक्षा पर कानून बनाते हैं तो कौन कौन बनाता है? शिक्षा पर कानून दोनों बना सकता है, केंद्र, यहाँ पर केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। समवर्ती उसको बोलते हैं कि जहां पर कि दोनों मिलकर कानून बनाता है। दोनों मिलकर कहने का मतलब राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन जब तक केंद्र नहीं बनाता है तो राज्य वाला का मान्यता रहेगा, यदि केंद्र बना देता है तो राज्य वाला का क्या हो जाएगा, उस वक्त तक वहां तक शून्य हो जाता है। चलिए, उसके बाद शिक्षा के साथ क्या होगा, वन्य हो जाएगा। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वन्य देखने को मिलता है। और यदि तीसरा बात करें कि तीसरा क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य। और यदि बात करें कि चौथा, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, चौथा आपको माप तौल हो जाएगा। ठीक है, यदि बात करें पांचवा, पांचवा कौन सा हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। ये भी पूछता है कि किन किन को जो है अलग किया गया है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण। शिक्षा, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य एक साथ याद रखिएगा। और सर्वाधिक पूछा जाने वाला, आपको कुछ दिन पहले इस पे भी प्रश्न आ चुका था कि ऐसा कौन है जिसपे कि दोनों कानून बना सकता है, तो शिक्षा, वन, वन्य जीव अभ्यारण्य, मापतोल और जनसंख्या नियंत्रण। तो ये जो है आपको क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। और एक और है कहाँ पर, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर केंद्र। तो जो मान के चलिए कि नया नया विषय रहता है उस पर कह सकते हैं कि केंद्र को रखा गया। तो अवशिष्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं। आंसर केवल क्या बनेगा, आंसर आपका बनेगा, आपका बी नंबर आंसर बनेगा। बिल्कुल सही है, चल रहे हैं बिल्कुल सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते, यदि ज्यादा बातचीत करेंगे, एक ही प्रश्न में ज्यादा बातचीत करेंगे तो आपको हो जाएगा क्या, ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से समय ज्यादा चले जाता है। आज जाते हैं बिहार में सरकारी, ठीक है, नौकरियों में क्या कहते हैं, महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण मिलने वाला है या मिलता है, कितना मिलता है। तो यहाँ पर जो है आपको बिहार में सरकारी नौकरियों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है कितना, 35% का आरक्षण मिलने वाला है। कितना, तो ध्यान रखेंगे 35% का आरक्षण। बिहार में आपको देखते हैं कि महिलाओं को जो है सर्वाधिक थोड़ा सा क्या किया जाता है, ज्यादा पुश किया जाता है। ठीक है, और ऐसा किया जाता है किस वजह से, ऐसा नहीं कि महिलाओं को छूट ज्यादा मिल रहा है, महिलाओं को समानता की दृष्टि से जो है ऐसा सरकार के द्वारा करने का एक कर्तव्य रहता है कि सरकार सोचती क्या है कि मान के चलिए महिलाएं जो है पीछे जो है उनको क्या करना है, थोड़ा सा सामाजिक तौर पर आगे लाना है। यहाँ पर देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो जा रहा है। कॉलम में दिए गए मान के चलिए कि आपको जो दिया गया है को और खो, क्या किसमें है, को और खो में क्या है, मिलान करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो है मिलान करना है। और उसके बाद दिया गया होगा कूट, दिया गया होगा कि नीचे में कूट दिया हुआ है। हम लोग आ जाते हैं पहले कॉलम में देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कॉलम कौन सा कॉलम में कौन सा बनेगा, है ना। तो सीधे से तौर पर आते हैं, आपको देख लेते हैं क्या, पोलियो के टीका की खोज किसके द्वारा किया जाता है, पोलियो के टीका का खोज जो करता है किसके द्वारा, जॉन सॉक के द्वारा किया जाता है। तो आपको ए का क्या बनेगा, आपको एक का बन रहा है 2 बन रहा है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक का क्या, एक का 2। उसके बाद ए लिखा हुआ है ना, चलिए कोई बात नहीं। बी का क्या लिखते हैं, बी का हम लोग देख लेते हैं। पेंसिलिन की खोज आप लोगों को सभी को मालूम होना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया जाता है पेंसिलिन की खोज। तो आपको बन रहा है बी का क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। यदि रक्त समूह के बारे में बात कर रहे हैं कि रक्त समूह कौन सा बन रहा है, तो रक्त समूह का जो खोज करता है किसके द्वारा, कार्ल लैंड एस्टिनर के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग का सी का क्या बन रहा है, तो सी का हम लोगों का बन रहा है 1 बन रहा है। और वहीं यदि बात करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो आपको इसकी खोज किया जाता है इसके वैक्स मैन के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको डी का क्या बन रहा है, तो डी का आपको क्या बन रहा है, तो डी का आपको यहाँ पर क्या, सी का क्या है, तो सी का सीधी सी बात है, सी का आपको 1 है ना, सी का 1 लिखे हैं। और डी का क्या लिखे हैं, डी का आपको 4 लिख रहे हैं। तो आ जाते हैं, मिला लेते हैं, इस तरह से मिलाइए। और इस तरह से जो मिलने का कर्तव्य देख लेते हैं कि आपको कूट मिलाना है ना, कूट मिलाते हैं। तो कूट आप देखिएगा कि कूट जो मिल रहा है, कौन सा कूट मिल रहा है, कौन सा कूट मिल रहा है आपका, एक का 2, एक का 2। उसके बाद इस तरह से लिख दिया पूरा का पूरा ABCD कर, चलिए 1 का 2 लिखा हुआ है, बी का आपको 3 लिखा हुआ है, सी का 1, और ये पहला ही मिल जा रहा है हम लोगों का। ठीक है, कौन सा में हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। जब पहला हो जाएगा तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहला पर ही हम लोग आगे करेंगे, टाइम टेकन नहीं करेंगे, जल्दी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और तरीका भी यही होता है, जैसे आंसर आगे मिल गया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक आगे बढ़ते जाते। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न में बात करते हैं, अस्थायी बंदोबस्त। ये हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, और हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। तो अब देखते हैं कि हिस्ट्री से संबंधित क्या प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर है अस्थायी बंदोबस्त क्या क्या कहते हैं के तहत जमींदारी, जमींदार जो होता है, जमींदार के द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना प्रतिशत किसको, आपको ब्रिटिश सरकार को दिया जाना था। तो ब्रिटिश सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे जमींदारी प्रथा जो है भारत के कुल भूमि पर कितने भूमि पर लगाया जाता है, कितने भूमि पर, 19% पर लगाया जाता है ना। अभी हम यहीं पर रहेंगे, अस्थायी बंदोबस्त पर रहेंगे। आप लोगों को जो है पढ़ाया गया होगा 3 प्रकार का व्यवस्था पढ़ाएगा, अस्थाई पढ़ाया गया होगा, रैयतवाड़ी पढ़ाया गया होगा, महालवाड़ी पढ़ाया गया होगा।
हम लोग जो है आंसर देखते हैं तो क्या देखते हैं, आपको 19% पूरे आपको भारत के 19% भाग पर जहां पर भी ब्रिटिश सरकार रहती है 19% पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो है, जो आपको देखने को मिलता है अस्थायी बंदोबस्त, तो ब्रिटिश सरकार को 10/11 दिया जाता था। कितना दिया जाता था? 10/11। और शेष कितना बचा? 10/11 आपको ब्रिटिश सरकार को, वहीं पर शेष बचा कितना? शेष जल्दी से बताइए, शेष कितना बचता है? तो आपको शेष बचता, उल्टा कर दीजिए, 1/11 बचता है। तो 1/11 कौन रखेगा? जमींदार रखेगा। कौन 1/11 रखेगा? तो 1/11 जो रखेगा जमींदार रखेगा, है ना। और जमींदार वर्ग इसके समर्थक हुआ करते थे, जमींदार रखेगा। और जो सरकार को मिलने वाला है ये आपको 10/11, तो 10/11 मिलने वाला है तो कितना समझ लेते हैं? 10/11 मिलने वाला है तो आपको 89%, इसको परसेंटेज में बनाएंगे तो कितना बनेगा? परसेंटेज में 89%, सीधा सी बात है ना। 100 में मान के चलिए कि आपको देखने को मिल रहा है क्या, आपको 89 मिल रहा है। किसको 89 मिल रहा है? आपको क्या कहते हैं यहाँ पर, किसको मिलेगा? क्या कहते हैं आपको, ब्रिटिश को। जबकि क्या कहते हैं, यदि बात करें कि जमींदार को कितना बचेगा, तो शेष जो बचा 11, जो भाग जो बचा 11 जो बचता है वो क्या बचेगा? आपको जमींदार को मिलता है। ये आपको याद रखना है। आंसर क्या बन जाएगा? 89% बन जाएगा। ठीक है, आंसर बनाए हैं, यही आंसर होगा आपका। ठीक ना, डी नंबर आंसर होगा। और इसको जो है एक और नियम से जानते थे, इसको जो है सूर्यास्त नियम के भी, अस्थायी बंदोबस्त को किस नियम से? तो सूर्यास्त के नियम से भी जाना जाता था। यदि जो आपको ये दिया जाता था कि ब्रिटिश सरकार को इतना भाग जितने तारीख के अंतर्गत जमा करना था, जमींदार को उतने तारीख के अंतर्गत नहीं जमा होता है, तो आपको सूर्यास्त नियम के अंतर्गत क्या होता था? इसका जमींदारी जो है क्या जब्त कर दिया जाता था, दूसरे को जमींदारी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? विश्व आदिवासी दिवस है। और आदिवासी देखिए, जैसे ही आदिवासी दिवस यहाँ पर दिए हैं, आपको प्रतिदिन करवाते हैं, करंट अफेयर्स करवाते हैं। और करंट अफेयर्स में आपको बार बार बोलते हैं कि दिवस, और दिवस आज भी आपको दिवस करवाए हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस करवाए हैं। कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस है? बता सकते हैं आप लोग? तो आज है कौन, कितनी तारीख? 26 नवंबर है। तो कल आपको 25 नवंबर को जो है यह दिवस मनाया गया। 25 नवंबर को एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। तो प्रतिदिन जो है आपको जब भी महत्वपूर्ण दिवस होता है तो आपको अवश्य करवाते हैं। और यहाँ पर उसी अंतर्गत देखते हैं कि आपको यहाँ पर भी दिवस से पूछा जाता है। और दिवस देखिए, बिहार दरोगा का ये सेट हो रहा है और बिहार दरोगा का ये सेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो दिवस आपको एक नहीं दो दिवस हो सकता है कि देखने को मिल जाए कभी किसी किसी सेट में। तो आदिवासी, आपको विश्व आदिवासी दिवस की यदि बात करते हैं तो ये विश्व आदिवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं पर यदि बात करें कि 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को याद रखिएगा कौन सा दिवस? विश्व युवा दिवस। कौन सा दिवस? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस, और यदि बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस, यदि बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस सभी को मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस कितने तारीख को? 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ये 12 जनवरी को भारत में, जबकि विश्व में केवल आपको युवाओं को कह सकते हैं कि उसका सशक्तिकरण बढ़ावा देने के लिए जो किया जाता है, आपको यहाँ पर 12 अगस्त को मनाया जाता है। यदि बात करें कि 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त को आपको 2 दिवस मनाया जाता है। जल्दी से याद कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 अगस्त को कितने दिवस आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 दिवस। एक सबसे पहला लिख लीजिएगा, आपको राष्ट्रीय क्या होता है? पर्वतारोहण दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, पर्वतारोहण दिवस, है ना। पर्वतारोहण दिवस ये आपको एक तो ये मनाया जाता है। और उसी के बाद यहाँ पर एक और दिवस मनाया जाता है, 1 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस, है ना। ये ध्यान रखना है, विश्व स्तनपान दिवस। और विश्व स्तनपान दिवस से आपको एक परीक्षा में प्रश्न आ चुका है कि विश्व स्तनपान जो है सप्ताह कब होता है। तो सीधी सी बात है कि आपको जब दिवस होता है तो सप्ताह भी यहीं पर मनाया जाएगा आपको अगस्त के महीने में। और 29 अगस्त को जो है आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? आपको राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये भारत में जो है आपको खेल दिवस देखने को मिलता है। तो आपको मेजर ध्यानचंद के जयंती पर देखने को मिलता है कौन सा दिवस? तो आपको खेल दिवस देखने को मिलता है। याद है आपको 29 अगस्त को? तो सभी दिवस, चारों दिवस आपको हो चुका है। तो याद रखना है 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 9 अगस्त को आपको प्रश्न पूछ रहा है विश्व आदिवासी दिवस, और विश्व स्तनपान दिवस आपको 1 अगस्त को, और विश्व नहीं सॉरी यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस आपको 1 अगस्त को ही मनाया जाता है। और आपको राष्ट्रीय खेल दिवस यदि बात करें तो आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए क्या है? मनुष्य का शरीर क्या है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। क्या है? मनुष्य का शरीर आपको 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और उसमें दिया हुआ है कि सेल्सियस में इसका मान कितना होगा। तो सेल्सियस में इसका मान कितना हो जाता है, बता सकते हैं आप लोग? कितना हो जाएगा? तो सेल्सियस में देख लेते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला सभी कोई वही यूज करता है, आपके लिए भी वही है।
फार्मूला हम बताते हैं, कैलकुलेशन आप करते रहिएगा। इसका फार्मूला आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सी बटे आपको 5 देखने को मिलता है, और बराबर एफ माइनस क्या कर देंगे, एफ माइनस 32/9 कर देंगे, है ना। ये आपके लिए फार्मूला हो गया। यहाँ पर क्या है, सेल्सियस आपको पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है, और कैलकुलेशन करिएगा तो उम्मीद है कि आंसर आपको 36 के आसपास आ जाएगा, 36.9 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, ये फार्मूला पर आप यूज करना है। ऐप के स्थान पर क्या बैठा देना है आपको, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट बैठा देना है। तो इस जगह से बैठा देना है, और उसके बाद सी आप केवल बचा सी, तो सी का मान जो है कैलकुलेशन करिएगा तो निकल जाएगा। तो आंसर आपका 36.9 डिग्री आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला क्या है प्रश्न, प्रश्न नंबर आपको क्या है, आपको 21 नंबर चल रहा है। चलिए सही है, 21 नंबर पर चलते हैं। तो देखते हैं क्या आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको कूट में दिया हुआ है। जैसे ही कूट में दिया हो तो आपका थोड़ा सा प्रश्न हो जाता है बड़ा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार से जो है निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को जो है भारतीय इक्विटी से जो है महत्वपूर्ण धनराशि निकालने के लिए प्रेरित कर सकता है ना, प्रेरित कर सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आय में वृद्धि में मंदी, बिल्कुल ये बिल्कुल बनेगा, आय में वृद्धि में मंदी। और उसके बाद उच्च मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बढ़ते हुए भू राजनीतिक तनाव, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी बिल्कुल निकाला जा सकता है। और इसका मतलब क्या है, 1 2 3, इसका मतलब है कि सभी सही है। क्या ऐसा आंसर मरवाया गया है 1 2 3, तो एक सभी, है ना, सभी आपके पास बिल्कुल सही है। सभी जो आपको देखने को मिला 1 2 3, ठीक है। आंसर क्या बनेगा, सी नंबर में ही लिखा हुआ है। तो आपको सी नंबर में क्या है, 1 2 3 सभी है। समझ रहे बात को, सभी होगा, 1 2 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आपको 22 नंबर का प्रश्न देखने को मिल रहा है, उपयोग, क्या आधा ही लिखा है प्रश्न, क्या क्या है, अरे एक लाइन ऊपर से, अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से। चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आपको कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स का उपयोग प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है ना। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, कुछ प्रश्न आज कल जो आपको प्रश्न करवाए थे वो प्रश्न उसमें क्या था, ज्यादा फैक्ट था। और आज का प्रश्न जो आपको दे रहे हैं इसमें क्या है, भाषा है। और भाषा वाला प्रश्न जो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होता है। यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बना सकते हैं, अपना तब दिमाग लगाना होगा, रट के यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखना होगा, अब देखिए पढ़ना, आप रट के क्या पढ़िएगा, इसमें पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होती है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है सामाजिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के वजह से बिल्कुल सामाजिक, यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या देखा जाता है कि सामाजिक सुदृढ़ीकरण कैसा है या नहीं है। यदि समाज सही तरीके से चल रहा है तो इसका मतलब है कि समाज क्या है, हैप्पीनेस है। यदि समाज सुदृढ़ीकरण नहीं है तो वहां पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा। इसमें जो है जनसंख्या वृद्धि के निगरानी को नहीं देखा जाता है, इस जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर हैप्पीनेस इंडेक्स से। तो यहाँ पर आंसर तो वैसे यही बनेगा। लेकिन यहाँ पर और देख लेते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में स्वास्थ्य सेवा का सुधार में दिखता है कि कितना स्वास्थ्य सेवा आपको बेहतर तरीके से मिल रहा है। जितना जिसको स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिलेगा हैप्पीनेस इंडेक्स में, वो उत्तर देश जो है उतना ऊपर जाएगा। यदि बात करें कि शिक्षा, बिल्कुल शिक्षा को भी देखा जाता है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक सुविधा में जो है आपको सेवाओं को सुदृढ़ीकरण को देखा जाता है, स्वास्थ्य सेवा को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है, जबकि जनसंख्या वृद्धि की कोई बात नहीं की गई है आपको, ठीक है। और आंसर बनता है। और यहीं पर बात कर लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं भारत जो है वर्तमान में हैप्पीनेस इंडेक्स यदि आया है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है 2025 की यदि बात करें कि 2025 में भारत जो है हैप्पीनेस इंडेक्स में किस स्थान पर आके खड़ा है। तो भारत यदि बात करें तो भारत किस स्थान पर खड़ा है, आप भी बता सकते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं तो बता सकते हैं कहां पर, 118वें स्थान पर भारत खड़ा है। यदि बात करें कि आपको सबसे अंतिम स्थान है ना, तो सबसे अंतिम स्थान कौन सा होगा, तो सबसे अंतिम यदि बात करें तो सबसे अंतिम जो इस बार 2025 में रहा था 147वें नंबर पर से रहा था, कौन सा देश, तो यह देश था आपको अफगानिस्तान था, ठीक है। कौन सा देश था, अफगानिस्तान था। यदि बात करें मान के चले कि प्रथम स्थान पर, कौन सा स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर कौन सा देश था, है ना। तो प्रथम स्थान पर यदि बात करें तो प्रथम स्थान पर आपको कौन सा है, आपको फिनलैंड है, ठीक है। कौन सा देश है, आपको फिनलैंड है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। आपको भारत का यदि बात करें कि भारत का स्थान, तो भारत का स्थान आपको 118वां है। प्रथम स्थान कौन सा होगा, प्रथम स्थान पर आपको फिनलैंड है। यदि बात करें अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। और इतना याद रखता है तो इतना से आपको बन जाएगा। और अपने एक पड़ोसी में देखने को मिलता है उतना आपको कह सकते हैं कि जीडीपी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वहां पर खुशहाली ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा देश है, पड़ोस में जाके ताक झांक कर सकते हैं किसका है, कौन सा देश है। ऐसा आपको बता चुके हैं। आप जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे एक ऐसा देश है, कौन सा, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स चलाता है, वो क्या चलाता है, जीएनएच चलाता है। कौन सा, जीएनएच। एक स्पेशल ये हम लोग जीडीपी पढ़ते हैं, ये जीएनएच पढ़ लेके चलता है।
बोलता क्या है कि हमको जो है लग्जरियस लाइफ नहीं जीना है, ठीक है, हम रहेंगे झोपड़ी में लेकिन रहेंगे खुशहाली, और वह देश रहने वाला है आपको भूटान। तो जीएनएच कह सकता है कि जीएनएच की जो अवधारणा लेके आता है, ये अवधारणा लेके आता है कौन सा, भूटान। और भूटान को जो है इस बार जो है इसमें नहीं रखा गया था, 147 देश का ही सूची रखा गया था, तो भूटान को इसमें नहीं रखा गया था। भूटान जो वैसे ही मनमस्त एकदम चलता रहता है, ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, पहाड़ी इलाका में जो है जीवन एकदम क्या प्रकृति के सौंदर्य गोद में है, बैठा हुआ है, और जीवन जो है आनंदमय सब कुछ जीता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जीएनएच जो आपको देखने को मिलता है, ग्रॉस नेशनल क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये नहीं है, ये आपको देखने को मिलता है कि अपना पद्धति लेके आता है, ठीक है। इसका कहना है कि हम जो है जीडीपी के पद्धति पर नहीं चलेंगे, ग्रॉस नेशनल इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स के पद्धति पर चलेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे बात करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक नहीं है, इसका मतलब है अजैविक, यहां पर खोज लीजिए अजैविक को, तो सूर्य प्रकाश, वायु, ठीक है, और मिट्टी, ये सब जो आपको देखने को मिलता है अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। यदि जैविक घटक के कहा कहीं ना कहीं जीव जंतु, तो उत्पादक, उत्पादक में जो है हरे पेड़ पौधा, ये क्या जीव जंतु के अंतर्गत आता है, मतलब कि जीवन है या नहीं जीवन है, इसमें आपको हरे हरे पेड़ पौधा ना, हरे पेड़ पौधा, ठीक है, ये देखने को मिलता है, हरे पेड़ पौधा देखने को मिलता है। यदि बात करें कि उपभोक्ता वर्ग में, तो उपभोक्ता वर्ग में प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता दोनों को ले सकते हैं, प्रथम द्वितीय, और ये तो जीवन तो है ही, यहाँ पर प्रथम द्वितीय दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर तो जीवन है ही। अपघटक में जो छोटे छोटे जीव हैं, ठीक है, तो अपघटक वर्ग में भी क्या, उसमें भी तो आपको क्या देखने को मिलता है, अपघटक में जो देखने को मिलता है, जो बैक्टीरिया सब जो देखने को मिलता है, तो ये सब क्या है, एक तरह से इसमें छोटे छोटे जीव होते हैं, तो इसमें भी आपको जीव देखने को मिलता है। तो आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर हम लोगों का बनेगा मिट्टी, ठीक है। मिट्टी भले ही उसमें जीव रहता है, लेकिन मिट्टी जीव नहीं है, ठीक है, मिट्टी प्रकृति के द्वारा उसमें तो मान के चलिए कि एक तरह से अलग से जीव आ जाता है, लेकिन अपघटक के अंतर्गत जीव ही आता है, ठीक है। ये देखेंगे कि किसी में जीव आता है, ठीक है। आप कहेंगे कि मिट्टी में भी क्या कहते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो अलग है, वो बाहर से आ जाता है बैक्टीरिया, है ना, लेकिन शुद्ध मिट्टी यदि रहेगा तो उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं रहेगा। तो वो कह सकते हैं कि सीधे तौर पर जो आपको सूर्य प्रकाश, जल, और क्या कहते हैं आपको जो आ रहा है, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला है आपको फीडे वर्ल्ड कप है, ठीक, चले फीडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है आपको भागीदारी किस राज्य के द्वारा होने वाला है, तो ये राज्य आपको होने वाला है गोवा राज्य। तो करंट अफेयर्स आपको सीधे तौर पर गोवा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। समय के साथ चलेंगे, समय आप लोगों का हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, समय हम लोग देखते हुए चलेंगे, जहां तक प्रश्न हो सकता है वहां तक चलेंगे, अगले क्लास तक, है ना। चलिए आ जाते हैं राष्ट्र, आपको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्यों की आपको संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो अस्थायी कितने सदस्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने अस्थायी सदस्य हैं, बताइए कितने, 5 हैं। और 5 हैं तो नाम बता दीजिए जल्दी से, कौन कौन सा है आपको, कौन कौन सा। सबसे पहला यदि बात करें तो आपको बात करें कि रूस, है ना, रूस से हम लोग चलते हैं, रूस से हम लोगों का दोस्ती है तो रूस से ही चलेंगे। रूस के बाद हम लोग बात कर लेते हैं किससे, फ्रांस से बात कर लेते हैं, कि पड़ोसी देश फ्रांस है, फ्रांस से बात कर लेते हैं। फ्रांस के बगल में आपको देखने को मिलता है, फ्रांस के बगल में एक और देश देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ब्रिटेन देखने को मिलता है ना, कि ब्रिटेन, ठीक है। ये कितना देश हो गया, ब्रिटेन, और ब्रिटेन के मान चलिए उस पार अटलांटा के उस पार चल जाएंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यूएसए देखने को मिलेगा, यहाँ तक। और यहाँ पर देखने को मिलता है, ये तो आपको कितना 4 देश हो गया, और साथ साथ में जो है एक हम लोग का पड़ोसी देश भी वहां पर जाकर बैठा हुआ है, और यही हम लोग को डिस्टर्बेंस करता है। ये देश कौन सा है, चीन, ठीक है। तो आपको कितना हो गया, 1 2 3 4 5 देश, है ना। इस तरह से याद रखेंगे, तो ये 5 देश है। तो ये आपको क्या है, अस्थायी सुरक्षा, और भारत भी इसकी मांग कर रहा है कि हमको भी जो है शामिल कर लो। और जैसे ही भारत अपनी बात करता है, वैसे वैसे पाकिस्तान बोलता है कि हम भी तब जाएंगे, तो तब बोलता है क्या कि दोनों तब बाहर रहो, क्यों तुम दोनों आएगा, ठीक है, बोलता है तुम दोनों तब बाहर रहो, कोई एक आना चाहता है तो आ सकते हो, लेकिन जैसे ही भारत का नाम आता है तो पाकिस्तान बोलता है अरे उसको ले रहे हो, हमको क्यों छोड़ रहे हो, तो हमको भी लो, बोलता है तब ऐसा करो तुम दोनों बाहर रहो। चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न आप लोगों के लिए है क्या है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना। आसान प्रश्न है, पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ा चुके हैं, आसान लगेगा, ठीक है। क्या है, 1951 से कब तक, 1951 से 56 तक। आप लोगों को उम्मीद है कि सभी याद है ना। 1951 से क्या है, आपको 1956 देखने को मिलता है, पहला देखने को मिलता है। दूसरा यदि बात करें तो दूसरा क्या, 1956 से क्या देखने को मिलता है, आपको 61 देखने को मिलता है। अभी जस्ट बात की थी, तीसरा जो देखने को मिलता है आपको क्या, 1961 से 1966 देखने को मिलता है ना। और यहाँ पर 3 वर्षों के लिए रहता है, क्या रहता है, अंतराल रहता है। और उसके बाद आपको जो चौथा देखने को मिलता है 1969 से लेकर 74 देखने को मिलता है। हम लोग अभी यहीं तक रहते हैं, ज्यादा जान नहीं जाएंगे, है ना।
तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या प्रश्न बन जाएगा 1951। और यहाँ पर जो पहली पहली पंचवर्षीय योजना आती है, इसमें किस पे बल दिया जाता है, तो कृषि पर बल दिया जाता है कि कृषि सबसे पहले क्या है, आपको भारत का क्या करना है, पेट भरना है। उस वक्त उतने रुपया हम लोग के पास था नहीं, 1951 में एकदम नए नए आजाद हुए थे, तो रुपया सबका अभाव था। तो सबसे पहले क्या आपको खेती पर कह सकते हैं कि कृषि पर बल दिया जाना चाहिए। तो कृषि आपका सबसे पहले क्या, पेट तो भरना है ना, आवश्यकता क्या पहले, सबसे पहले क्या है कि सभी को भूख को शांत करना, तो कृषि पर, इसीलिए जो 1951 ईस्वी में कृषि पर, और इसी वजह जो है बहुत सारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है आपको बांध सब बनाया जाता है, नहर का निर्माण किया जाता है। भाखड़ा नांगल डैम देखते हैं, इंदिरा आपको क्या कहते हैं गोविंद सागर झील देखते हैं, इंदिरा नहर देखते हैं, ये सब जो है आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी के अंतर्गत आपको दामोदर घाटी परियोजना देखते हैं। ये सब जो आपको देखने को मिलता है, कृषि पर क्या किया जाएगा, इससे बल दिया जाएगा। और ये आपको देखने को मिलता है 1951 से 56 वाले पंचवर्षीय योजना में। आगे चलते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है पंचवर्षीय योजना ऐसा नहीं कि आपको खत्म कर दिया गया तो प्रश्न नहीं पूछेगा, पर प्रश्न पूछता है, ठीक है, याद रखना है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जल में क्या कहते हैं, अम्ल और क्षारक मिलाने पर जो है आपको क्या है, आयरन की सांद्रता, जो आयरन की आपको सांद्रता देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि आयरन की सांद्रता प्रति इकाई आपको आयतन में कमी हो जाती है। और इसको क्या कहा, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सीधे तौर पर आते हैं तो इसको कहा जाता है आपको डायल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि तनुकरण है ना, इसको क्या होता है, तनुकरण बोला जाता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, सीधे ठोस से किस में, गैस में, जिसको ऊर्ध्वपातन बोल रहे हैं। सब्लिमेशन मतलब क्या क्या, जिसको ऊर्ध्वपातन बोलता है। और उदासीकरण मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो अभिक्रिया में क्या करिएगा, और यहाँ पर जब आपको जल और लवण बनता है तो इसको उदासीकरण बोलते हैं। ये अविकृतीकरण ऐसी कोई नाम नहीं होता है, तो उदासीकरण आपको जल और क्या कहते हैं लवण के अंतर्गत। सब्लिमेशन कर सकते हैं कि ठोस को सीधे किस में, गैस में परिवर्तित को, उसको क्या होता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। जैसे कि आप जलाते हैं, क्या वाला जलाते हैं, ठोस से सीधे गैस में कौन सा परिवर्तित हो रहा है, आपको कपूर, है ना। कपूर को जब जलाते हैं तो क्या होता है कि आप जलाए, कपूर क्या है, ठोस अवस्था में, क्या वो द्रव जाना चाहिए, कैसे, कोई भी पदार्थ जो है कैसे जाना चाहिए, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में जाना चाहिए। लेकिन वो जो है बोलता है नहीं नहीं, हम द्रव में जाने से हमको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, गैस में जाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उसको सब्लिमेशन के अंतर्गत रखा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बोल रहा है, अरे कहाँ चला गया, यहाँ पर जो बोल रहा है कि अगला प्रश्न जो देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है कि बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है ना, और यह जो है किसके द्वारा, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपको देखने को मिलता है सुशील कुमार मोदी के द्वारा देखने को मिलता है ना। ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा, बहुत पहले ही, उस वक्त सुशील कुमार मोदी थे, याद है डेट, लगभग 2006 के आसपास, 4-6, अब देखिए डेट देख लीजिएगा कितने आसपास, लेकिन सुशील कुमार मोदी आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। पिंडारी के बारे में है। पिंडारी युद्ध जो आपको देखने को होता है, पिंडारी युद्ध ऐसा नहीं होता, पिंडारी क्या कहते हैं, साथ देता है मराठा का, जो आपको देखने को होता है मराठा वाला जो है आपको कौन सा, तृतीय मराठा युद्ध 1818 ईस्वी में। तृतीय कब होता है, 1818 में होता है ना। तो तृतीय जो मराठा युद्ध होता है 1818 में होता है। और यहीं पर देखने को होता है कि ये जो आपको है पिंडारी, पिंडारी क्या है, छिप छिप कर युद्ध करता है, जिस तरह से जो आपको कह सकते हैं कि पहाड़ों में छिप कर युद्ध करना। क्योंकि अब जो है अंग्रेजों सबको पता नहीं चल पाता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ, कौन किधर किस पर्वत के नीचे बैठा हुआ, पहाड़ के ऊपर, क्योंकि उसको तो जानकारी नहीं है। और इस वजह से जो है वो मेन रास्ता से का प्रयोग करता है, और प्रयोग करता है तो ऊपर से उसको उठा लेता है, मतलब ऊपर से पत्थर बरसा देता है उस पर। ठीक है, तो पिंडारी इस तरह से जो है अटैक किया जाता था। और पिंडारी लूटपाट भी क्या करता था, है ना। पिंडारी एक तो लूटपाट, किसी को जो है लूटपाट करने का काम करता था। इसमें जो है परेशान हो जाता है। तृतीय जो आपको आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है, मेन कारण था आपको पिंडारी ही परेशान करता है अंग्रेजों को। ठीक है, किसी को कोई जाता है तो क्षेत्र में क्या कर लेता है, लूटपाट कर लेता था। तो इस वजह से जो है आपको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है 1818। और कोई तो कारण, वो वैसे तो वैसे अंग्रेज क्या करता था, कोई कारण खोजता था, कोई कारण तो मिलो, तुम पर अटैक करेंगे, और अटैक करेंगे तो उसके बाद तो तुमको हम अपने में मिला ही लेंगे, है ना। तो ये आपको पिंडारी का देखने को मिलता है। और पिंडारी ही जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद जो है मराठा साम्राज्य यहीं पर आपको समाप्त होते हुए दिखाई पड़ता है 1818 में देखने को मिलता है। यदि बात करते हैं आपको कौन सा प्रथम आंग्ल मराठा, तो 1700 आपको क्या है 75 से आपको कब है, 1775 से आपको 82 है ना। 1700 क्या है 75 से 82 देखने को मिलता है आपको प्रथम, है ना। यदि बात करें कि दूसरा, यदि बात करें कि द्वितीय आपको, तो ये आपको 1803 के आसपास आ जाएगा, 3 से लेके 5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 1803 से 5 के आसपास देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध देखने को मिलता है। और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये बहुत बार पूछा गया है कि किस संधि के द्वारा, तो सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त होता है। सालबाई की संधि होती है। और
पहला में। यदि बात करें कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, द्वितीय आपको जो देखने को मिलता है ये अलग अलग संधि होती है। क्या होती है? अलग अलग संधि होती है। सबसे अधिक द्वितीय की बात करें, यहाँ पर हम बात करते हैं इस जगह तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कौन सा होता है? देवगांव की संधि। यदि देख सकते हैं कि देवगांव की संधि है ना, तो देवगांव की संधि किसके बीच में होती है? तो देवगांव की संधि जो होती है भोसले के साथ होती है, भोसले और अंग्रेजों के बीच में होती है। ये भोसले जो आपको देखने को मिलता है ये मराठा साम्राज्य का है ना, तो भोसले के साथ होती है। यदि बात करें कि सिंधिया के साथ आपको होती है सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। कौन सा? सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है। किसके साथ होती है? ये आपको सिंधिया के साथ। अभी भी इसका परिवार आप लोगों को देखने को मिलेगा। माधव कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है। यदि बात करें कि यहाँ पर अगला आपको संधि जो देखने को मिलता है कौन सा देखने को मिलता है? होलकर के साथ। कौन सा? राजपुर घाट की, है ना, राजपुर घाट की संधि होती है। राजपुर घाट के साथ किसके साथ होती है? आपको होलकर। अलग अलग के साथ जो है यहाँ पर संधि किया जाता है, सभी का संधि किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देवगांव की संधि आपको किसके साथ? भोसले के साथ होती है। सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके साथ होती है? आपको ये बार बार पूछा जाता है। अभी आप लोगों को लगता होगा कि फिजूल का बता रहे हैं, यही तो प्रश्न पूछा जाएगा, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना है। आपको सिंधिया के, यदि प्रतिदिन मेरे साथ आप बने हुए रहेंगे तो आपका जो है जीएस बेहतर होगा। ठीक है। करंट अफेयर्स भी करवाते हैं, मेरे द्वारा करंट अफेयर्स भी होता है, आपको यहाँ पर जो है आपको जीएस भी करवा रहे हैं। तो आपका जो है जितना भी रिवीजन है सभी होता रहेगा। देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, रिवीजन होता रहेगा। उम्मीद है कि आप सभी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े होंगे। जहां भी पढ़े होंगे, जहां भी किसी के पास पढ़े होंगे, ठीक है, बिहार पढ़े होंगे, हैदराबाद पढ़े होंगे, सिकंदराबाद, जहां भी पढ़े होंगे, ठीक है, दिल्ली पढ़े, पंजाब पढ़े, जहां पढ़े हो, ठीक ना। तो आपका जो है सभी को तो आप क्या पढ़ाएगा? यही पढ़ाएगा। ऐसा थोड़ा है कि मान के चलिए अपना मन से अपना कोई गांव जोड़ देगा, यही सभी को पढ़ाएगा। सभी का पढ़ाने का सिर्फ तरीका अलग अलग होता है। आप लोगों को लगता है कि वो जो है एकदम हंसा के पढ़ाता है, तो कोई रुला के पढ़ाता है। तो सबका पढ़ाने का तरीका भले अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाएगा तो यही पढ़ाएगा। ऐसा थोड़ा है कि अपना मन से जोड़ देगा कि नहीं नहीं यहाँ पर जो है मेरा गांव लिख दो, ऐसा तो नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का इस जगह से लेना देना है ही नहीं, तो लेकिन प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको पता है कब होती है? आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 के बीच में होता है। कब होता है? प्रथम से आपको एक्सलासापल की संधि होती है प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। 46-48 में संधि होते हैं, एक्सलासापल की संधि होती है आपको प्रथम कर्नाटक। जब कर्नाटक आएगा तो कर्नाटक के बारे में पूरे विशेष से बात करेंगे। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? अब देखिए भारत में क्या है चुनाव आयोग का मुख्य कार्य, अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है। अब देखिए भारत में चुनाव आयोग का मुख्य कार्य, भारत में चुनाव आयोग का क्या है? केवल पार्टियों को पंजीकृत करना। अब देखिए लगा क्या दिया है कि केवल लगा दिया है, कि केवल थोड़े काम है। हाँ बिल्कुल काम है कि पार्टियों को पंजीकृत करना काम अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल यही काम करेगा। आगे चलते हैं, जिसमें पहले केवल है उसको बात कर लेते हैं। केवल वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट बनाना जरूर इसी का काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वोटर लिस्ट बना के चुपचाप बैठा हुआ रहेगा। उसके बाद क्या है कि केवल 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 वाला पर बात करते हैं। केवल चुनाव की तारीख को तय करना, ऐसा भी नहीं है कि एकदम चुनाव की तारीख कर दिए चुपचाप बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग चुपचाप बैठा हुआ है। तो चुनाव आयोग का जो महत्वपूर्ण काम है वह क्या है? स्वतंत्र रूप से क्या है आप देखेंगे क्या है चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण काम। तो आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना है। क्या करवाना है? कि स्वतंत्र, ये सभी भी काम करेगा। यदि केवल नहीं रहता तो ये सभी बातें सही हो जाती है। यहां पर जो है क्या है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव महत्वपूर्ण। यहां से यदि 4 ऑप्शन में से कोई एक हम लोगों को निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। मेन काम तो यही है आपका। और ये सब तो मान चलिए कि आपको क्या है एक तरह से साइड से काम है। हाँ वोटर लिस्ट भी बनवा दो, कौन वोट देगा तय भी, चुनाव की तारीख तय कर दो, पार्टियों को पंजीकृत कर दो, कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है। लेकिन मेन काम क्या है? तो मेन काम तो इसी की वजह से वो काम कर रहा है। ये जो आया हुआ है चुनाव आयोग आया है किसके लिए? कि निष्पक्ष चुनाव करवाइए आप। और ये अभी जो है बीच बीच में जो आपको वाद विवाद देखने को मिल रहा है कि यही तो नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्र तो कह सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष जो यह बात जो है निष्पक्ष चुनाव का कहना क्या है, यहीं पर आरोप लग रहा है आपको विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी के द्वारा। यहीं पर आपको यहाँ पर लग रहा है क्या कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पर थोड़ा सा दाग धब्बा लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो वह क्या है? वो राजनीति की बात है। यहाँ पर आपसे प्रश्न की बात है, तो प्रश्न आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद है कि बन जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है विजय घाट। तो हम लोग जो है यहाँ पर विजय घाट किससे संबंधित है हम लोग देखते हैं, सभी के बारे में देख लेते हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी देखेंगे। तो आप लोग
जो है यहाँ पर बता सकते हैं विजय घाट किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए विजय घाट किससे संबंधित है, तो लाल बहादुर शास्त्री। किससे संबंधित है, तो आंसर बनेगा क्या, लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। यदि बात करें इंदिरा, आपको इंदिरा किससे संबंधित है, इंदिरा का बोलते हैं जो जहां पर जो इनको जलाया गया था और उसके जो समाधि स्थल बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल बोलते हैं। इंदिरा को जो शक्ति के तौर पर जाना जाता था, समझ रहे हैं, पावरफुल वोमेन के रूप में जाना जाता था। तो इसी वजह जो है इसका जो वहां पर बोलते हैं इसके समाधि स्थल को क्या बोलते हैं, समाधि स्थल को शक्ति स्थल बोला था। क्या बोलते हैं, शक्ति स्थल। यदि बात करें कि आपको क्या कि जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू का जो शक्ति मान क्या है, समाधि स्थल है, इनको क्या बोला जाता है, शांति वन बोला जाता है। आराम से शांति से समझौता कर रहे हैं, ठीक है, तो शांति वन, जबकि ये क्या है, शक्ति स्थल है, ठीक है, शक्ति स्थल। चलिए उसके बाद बात करें लाल बहादुर शास्त्री का, तो आपको हो ही गया क्या, विजय घाट हो गया लाल बहादुर शास्त्री का। और आपको जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अगला जो दिया हुआ है आपको राजीव गांधी। राजीव गांधी क्या हो जाते हैं, वीर हो जाते हैं। और आज भी राजीव गांधी के बारे में आपको प्रश्न करंट अफेयर्स में करवाए हैं, समझ रहे हैं। आपको राजीव गांधी की कहानी कब की है, 1987 की है। कब की है, प्रधानमंत्री 1987 के आसपास का दौर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आपको है क्या एक घटना घटती है, ऑपरेशन होता है। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है, कौन सा, पवन होता है। कौन सा होता है, ऑपरेशन पवन होता है। ऑपरेशन पवन से संबंधित आज आपको करंट अफेयर्स में करवाए। क्या है ऑपरेशन पवन, देखने के लिए आपको देखना होगा, क्या देखना होगा, करंट अफेयर्स का सेगमेंट देखना होगा। अभी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर आते हैं वीर, आपको वीर भूमि, ठीक है, वीर भूमि किससे संबंधित है, आपको राजीव गांधी से संबंधित है। जैसे एक और आपको बात कर लेते हैं, हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में जो है राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राजेंद्र प्रसाद वाले को क्या बोलाता है, महाप्रयाण घाट बोलाता है। क्या बोलाता है, जस्ट आप जा सकते हैं बांस घाट के बगल में, ठीक है, गांधी मैदान से थोड़ा सा आप आगे जा सकते हैं, आपको बांस घाट देखने को मिलेगा और बांस घाट के बगल में ही देखने को मिलेगा महाप्राण घाट देखने को मिलेगा। तो महाप्राण घाट जो आपको देखने को होता है किससे संबंधित है, आपको राजेंद्र प्रसाद से। और मोरारजी देसाई से यदि बात करें तो मोरारजी देसाई से आपको देखा अभय घाट देखने वाला। चौधरी चरण सिंह से यदि बात करें तो चौधरी चरण सिंह जो है किसान घाट को बोलाता है। तो बहुत सारा घाट है, सभी घाट के आप सब घाट नहीं पढ़ने लगना है ना। चलते हैं हम लोग, इतना ही रखते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत आपको बहुत बार करवा चुके हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, तो आपको स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया। आंसर आसान है, आंसर आसान है, तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे तौर पर चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। इटली में फासिस्ट आपको क्या कहते हैं, पार्टी की स्थापना कब होती है, तो इटली में फासिस्ट की यदि बात करें कि इटली में फासिस्ट की स्थापना कब हो रही है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको इटली फासिस्ट की बात करें तो आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है मार्च 1919 देखने को मिलता है। मार्च 1919 ईस्वी में देखने को मिलता है आपको फासिस्ट की स्थापना। आप याद रखिएगा डेट को। और उसके बाद दिए गए पैटर्न के ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और क्या क्या है, क्या है इसके बाद, चलिए यहाँ पर आपको क्या है, ये आपको रीजनिंग है तो रीजनिंग छोड़ते हैं, रीजनिंग की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग की आपको आवश्यकता है लेकिन मेरे द्वारा रीजनिंग नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ऐसा नहीं कि आप आवश्यकता बोल रहे हैं कि आवश्यकता नहीं है तो आप रीजनिंग पढ़ना मैथ पढ़ना छोड़ देना है। तो यहाँ पर जो मैथ आवश्यक है और रीजनिंग भी आवश्यक है, लेकिन मेरे द्वारा आपको केवल जीएस का करवाया जाएगा, सही है। आ जाते हैं हम लोग अमोनिया गैस बनाने के जो हैबर विधि है। तो अमोनिया गैस में हैबर विधि का जो प्रयोग किया जाता है, हैबर विधि में आपको लोहे के बूढ़ा लोहे के जो चूर्ण होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बनेगा हम लोग का क्या बनेगा, आंसर डी बनेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो आपको 43 में लोकमान्य तिलक आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया, आपको नितिन गडकरी को जो है हाल ही में जो है नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। और अगले प्रश्न में बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी यहाँ पर आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, इस जगह से आते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी आसान है, 25-25 जो हम लोगों को देखने को मिलता है, 25-25 जो देखने को मिलता है। सबसे भारत की लंबी नदी आपको गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी यदि बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको गंगा देखने को मिलता है। कौन सी नदी, आपको गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है। यदि गंगा नहीं रहे तब मारेंगे, किसको मारेंगे, 1465 आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी देखने को मिला। आप कम से कम इतना याद रखिएगा, 1465 आपको सेकंड में किसको, गोदावरी को, 25-25 को उसको याद रखना है, 25-25 जो आपको याद रखना है किसको, गंगा को याद रखना है। तो आंसर मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ अरे क्या हो गया पेन को, ये आंसर जो आपको बन रहा है क्या बन रहा है, आंसर मेरा बन रहा है क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा कि गंगा बनेगा, है ना। तो गंगा यहाँ पर ही रखते हैं। अब ये गंगा के बारे में नहीं पढ़ने लगेंगे कि कहाँ से निकल रही है कहाँ जा रही है, तो इतना रखेंगे, इतना पर हम लोग प्रश्न करेंगे। जितना बात कर रहे हैं उतना ही बात करेंगे। आगे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है किसमें होता है। तो प्रोकैरियोटिक में जो है आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, वह उस वक्त क्या होती है, विकसित नहीं होता है। यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो आपको पढ़ा चुके हैं, प्रोकैरियोटिक उस वक्त विकसित नहीं होता है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो है थाइलाकोइड के द्वारा जो यहाँ पर ये आपको कह सकते हैं कि भोजन तैयार करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो आंसर क्या बनेगा, थाइलाकोइड बनेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर कौन सा आंसर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला,
क्या है, विश्व की आपको सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और विश्व की पर्वत सभी जो महाद्वीप, पूरे महाद्वीप घूमना है तो पूरे महाद्वीप में हमको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, दक्षिण अमेरिका जाएंगे और दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, एक लाइन से मिलेगा क्या, एंडीज पर्वत श्रृंखला मिलेगा, जो कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एंडीज चले जाएंगे, एंडीज कहां पर देखने को मिलेगा, एंडीज चले, यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ है केवल, तो नाम आपको लिखा हुआ है तो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची यदि बात करें कि सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कौन सी है ऊंची, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पूछ रहे हैं, तो ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगा हिमालय हो जाएगा, और हिमालय के अंतर्गत ही माउंट एवरेस्ट है, तो सब स्वाभाविक बात है कि माउंट एवरेस्ट इसका हिस्सा है ना, इसका हिस्सा है, तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बात करें तो आपको हिमालय ही होगी। ठीक है, अभी सर है क्या, सर हैं, चलिए ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं, चलिए आ जाते हैं। कहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 42 नंबर तक हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, और 42 नंबर में आपको प्रश्न है क्या है, सुदीर्मन कप से संबंधित है ना, तो आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं कि सुदीर्मन कप, देख लेते हैं कि सुदीर्मन कप आप लोगों से क्या है, तो सुदीर्मन कप किससे संबंधित है, आपको कहाँ चला गया प्रश्न हम लोगों का, 42 नंबर, चलिए इसी जगह है, इसी जगह प्रश्न है, चलिए आगे आपको ऑप्शन कुछ नीचे में ऑप्शन है, आपको यहाँ पर है, आपको ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं आसानी से, देख लेते हैं सुदीर्मन आपको जो कप देखने को मिलता है, सुदीर्मन कप जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, किससे संबंधित है, तो ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आपको ये बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला आप लोगों को क्या है, हरित क्रांति, देखिए अभी जस्ट आपको बात किए थे, आज ही बात किए, अभी ही बात किए, कुछ देर पहले ही बात किए थे, क्या हरित क्रांति के बारे में बात किए थे, और हरित क्रांति आपको बात किए थे क्या, 1900 आपको 66 रहे तो 1966 मारेंगे, 67 है तो 67 मारेंगे, 67 68 आपको उपयुक्त डेट बताए थे, आपको गेहूं के फायदे के लिए बताए थे, इसका चरण चला गया था आपको 67 68 में, लेकिन यदि 67 68 नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मारेंगे 1966 मारेंगे, MS स्वामीनाथन के सहयोग से कह सकते हैं कि भारत में लाया जाता है। और उसके बाद पूरे विश्व की बात करें तो अभी जस्ट बात किए थे नॉर्मन बोरलॉग के बारे में बात किए थे। आगे चल लेते हैं, ये प्रश्न आपको बात पहले ही करवा चुके हैं, देखिए आज ही बात किया, आज ही प्रश्न आ चुका है। अष्टक यदि बात करें कि अष्ट प्रधान जो आपको देखने होता है, किस प्रशासन का भाग देखने होता है, ये स्वाभाविक बात है किसमें, आपको ये मराठा में। ये सब प्रश्न छोटा छोटा प्रश्न है, तो ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, सीधे तौर पर निकलने का प्रयास करेंगे। अगर आगे चलते हैं तो आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्या है बल और विस्थापन के बीच जो कोण आपको 0 डिग्री का कोण बनते हुए दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का जो कोण बनेगा क्या देखने को मिलता है, ये अधिकतम मान क्या होगा, इसका मान जो हो जाएगा अधिकतम मान होगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, डॉक्टर राजीव रंजन को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर राजीव रंजन को आपको होगा नियुक्त किया गया है, याद है आपको, न्यू डेवलपमेंट का, है ना, किसका, न्यू डेवलपमेंट जो आपको बनाया गया है बैंक, तो इसका जो आपको उपाध्यक्ष है, तो करंट अफेयर से संबंधित है, राजीव रंजन को किस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो करंट अफेयर्स वाला तो प्रश्न पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि भारत में न्यायपालिका के स्वतंत्र, चलिए जरूरी, यहाँ पर देखिए आप देखिए भाषा आ गया है, भाषा पर जैसे आएंगे तो रुकेंगे, है ना, फैक्ट पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा पर क्या है कि भारत में जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है, अब देखिए अब यहाँ पर फैक्ट नहीं है, तो अब यह भाषा है कि स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। प्रश्न को अब अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न को क्या करेंगे, आसानी से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। अब देखिए क्या है, कहना क्या है इसका कि आपको न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है, तो आवश्यकता क्या, सरकार के कहने पर फैसला देने के लिए यह काम करती है, तो ऐसा नहीं है, सरकार के कहने पर फैसला देने के लिए यह है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल अमीरों की मदद करने के लिए है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद क्या केवल कानून बनाने के लिए, कानून बनाने का तो काम इसका है ही नहीं, है ना, कानून बनाने का काम किसका है, संसद का काम है। उसके बाद निष्पक्ष आपको न्याय और सुनिश्चित करने के लिए यह है, क्या है, आपको जो न्यायालय बनाए हैं, तो न्यायालय का काम क्या है कि निष्पक्ष न्याय दिलवाइए, ठीक है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, क्या है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए है। तो आंसर मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेरा आंसर बनेगा बी नंबर आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, भूमध्य रेखा इक्वेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये भी भाषा आप लोगों के लिए। आइए देख लेते हैं क्या है, यह जो आपको 0 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है, भूमध्य रेखा को ही तो, इक्वेटर लाइन को ही तो 0 डिग्री बोलते हैं, है ना, नाम बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या है, यह सही है, 0 डिग्री अक्षांश, है ना। जो सोई लाइन है इसको अक्षांश बोला जाता है, इस तरह से जो पृथ्वी का भाग ले लेते हैं, ये जो आपको देखने को होता है बीचों बीच, जो पृथ्वी के बीचों बीच देखने को मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और इसी को 0 डिग्री बोलते हैं, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, और कोई नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री, और उसके बाद मान के चले कि ये क्या है, आपको अक्षांश है। जबकि यदि बात करें कि इस तरह से जो लाइनिंग चलती है, ये क्या है मेरा, ये देशांतर होता है, ये क्या होता है, देशांतर होता है। तो दोनों में अंतर जानते होंगे, ये देशांतर क्या होता है आपको, अब देखिए पढ़िए, यह पृथ्वी को क्या कहते हैं, यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करता है, तो बिल्कुल सही है,
है ना, मान चल के हम इसको अभी देशांतर को मिटा देते हैं, ठीक है, देशांतर को मिटाने का काम करते हैं, देशांतर की आवश्यकता नहीं है, तो देशांतर को हम लोग क्या करेंगे, मिटाते हैं। हम लोग केवल रखते हैं, अक्षांश रखते हैं, और अक्षांश जब हम रखते हैं तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए क्या रहा है, पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी इसको क्या बोलेंगे, पृथ्वी को, ये नॉर्थ वाला भाग हो जाएगा, ये नॉर्थ वाला भाग हो जाएगा, और इसके मान के जो नीचे आएंगे तो इसको साउथ वाला भाग कहेंगे, मतलब कि दोनों जो नॉर्थ और साउथ में बांटने का काम करता है, दोनों गोलार्ध में ये बांटती है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। यह पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश है, तो सबसे लंबी पृथ्वी की सबसे दूरी आपको यहाँ पर क्या है, सब इसके ऊपर जाएंगे तो क्या धीरे धीरे वृत्त क्या हो जाएगा, मेरा सबसे वृत्त यहाँ से छोटा होते चल जाएगा, है ना। जैसे मान चलिए कि आपको 0 डिग्री 1 डिग्री जाएगा छोटा, मान लेते हैं कि 23.5 पर जाएंगे तो छोटा, 90 पर जाएंगे तो आपको सबसे आपको क्या लाइनिंग ही नहीं बनेगा, एकदम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग का जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे या जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पृथ्वी में आपको सीधी सी बात है कि लाइनिंग छोटा हो जाएगा। अब कह रहा है पृथ्वी की सबसे लंबी अक्षांश कौन सी अक्षांश हो जाएगी, 0 डिग्री अक्षांश होगी, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सभी आंसर यहाँ जो जितने पॉइंट बोल रहा है, इसका मतलब है कि सभी बातें, इसका क्या कहना है कि सभी बातें सही कह रहा है, आंसर बनेगा उपयुक्त सभी बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं युद्ध के समय, है ना, धुएं का पर्दा बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, क्या है, युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, फॉस्फिन का क्या प्रयोग किया जाता है, फॉस्फिन गैस का प्रयोग किया जाता है, आसान है, फॉस्फिन का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, आज आपको झारखंड से प्रश्न करवाए हैं बाबू, है ना, आप करंट अफेयर्स में देखिएगा तो झारखंड से प्रश्न करवाएं, और झारखंड से देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है क्या, कि आपको शिबू सोरेन और इसी के बेटा जो है हेमंत सोरेन अभी वहां के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो शिबू सोरेन अब जो क्या करवाए हैं, तो आप करंट अफेयर्स में देखिएगा, अभी बता देंगे तो फिर तो मामला ही खत्म हो जाती है। शिबू सोरेन हाल ही में जो है निधन हो गया है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रश्न बन चुका है ना, अभी जस्ट बात की कि आपको झारखंड, तो इसका मतलब क्या है कि झारखंड के ये क्या हुआ करते थे, आपको ये पूर्व मुख्यमंत्री, और इनका हाल ही में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, तो आंसर क्या होगा, आपको झारखंड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, कि अगला प्रश्न सीधे तौर पर अगला प्रश्न बात करते हैं। समय कितना हो रहा है, चलिए 10 मिनट और है आवश्यकता, चलिए ठीक, नंबर हम लोग चलिए जहां तक हो सकता है देखते हैं, लड़का यदि आने लगेंगे तो आप बताइएगा, ठीक है, रोकिएगा लेकिन उधर ही, इधर आता है तो डिस्टरबेंस करता है। निम्नलिखित में से जो है किस आपको विकल्प के स्वर संधि, तो ये हम लोग को हिंदी से लेना देना नहीं, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या कहता है, कौन सा वसा और प्रोटीन कणिकाओं का क्या कहता है, संग्रह करने का काम करता है, तो आप देखिए कौन सा लवक है, वसा और प्रोटीन की कणिकाओं को संग्रह करने का काम करता है, तो आपको ये कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है, तो क्रोमोप्लास्ट का काम है एक तरह से कलर प्रदान करना, जबकि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, आपको प्रकाश संश्लेषण में एक तरह से मदद करना, तो ये आपको रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, जबकि ये आपको प्रकाश संश्लेषण, और ल्यूकोप्लास्ट जो है लवक वसा प्रोटीन की कणिकाओं के ये संग्रह करने का ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, सभी को मालूम है, देखिए जब भी आपको देश के बारे में बात करते हैं करंट अफेयर्स में, जब भी देश के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या करते हैं, देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, जरूर बात करते हैं, और इसी वजह से बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, वजह है यही, वजह क्या है, वजह आपको 53 नंबर का प्रश्न है। 53 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, तो उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, आसान सा प्रश्न है, आपको प्योंगयांग है, क्या है, प्योंगयांग, और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, यदि बात हम यहीं पर बात करें कि मुद्रा कौन सी चलती है, तो वॉन मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा बात चलती है, और दक्षिण कोरिया में भी वॉन मुद्रा चलती है, और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, और कुआलालंपुर है, तो ये किसकी राजधानी है, तो ये मलेशिया की राजधानी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, रिंगित यहाँ चलती है, और यहाँ बात करके नोम प्नेह जो दिया हुआ है किसकी राजधानी है, ये कंबोडिया की राजधानी है। उम्मीद है कि आप प्रश्न समझ रहे होंगे, प्रश्न को बना रहे होंगे। अगले प्रश्न में बात करता है, बिना प्रतिनिधित्व कि कोई कराधान किस क्रांति का नारा है, तो ये सीधी सी बात है 1776 के आसपास में ये आपको अमेरिकी क्रांति का नारा। अगले प्रश्न में बात करते हैं, शुभांशु शुक्ला को जान रहे हैं, शुभांशु शुक्ला के बारे में आपको करंट अफेयर्स में भी करवाए हैं, हाल ही करवाए हैं, और जब भी कोई भी करंट अफेयर्स में करवाते हैं तो आज भी देखिएगा कि हम उसको लिख देते हैं कि कहाँ के ये रहने वाले हैं, लोकल तौर पर यदि बात होती है तो लोकल तौर पर आपको बताते हैं कि किस राज्य के रहने वाले हैं, किस जिले के रहने वाले हैं। ये प्रश्न में आपको बार बार बताते हैं कि ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं। अब देखिए आपको पूछ रहा है क्या, शुभांशु शुक्ला का नाम जो है आपको क्या है, कहाँ सड़क का है ना, कि सड़क के नाम पर इनका रखा गया है, तो सड़क के नाम पर इनको कहाँ पर रखा गया है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के ये जब रहने वाले हैं तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको इसका एक सड़क का नाम देखने को मिलता है, आपका लखनऊ में आपको इसके नाम पर रखा गया है, नाम रखा गया है ना। और कह सकता है शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले, क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय है, क्या है, अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय आपको कौन है, शुभांशु शुक्ला है। यदि बात करें कि क्या कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो पहले भारतीय लगा दे तो आपको सिर्फ अंतरिक्ष रहे तो आंसर होगा क्या होगा, आपको राकेश क्या शर्मा, है ना। क्या कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, साइलेंट है मुद्रा में।
मेरे साथ भी तो बने रहिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब क्या है कि आपको प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का आपको यहाँ पर देखने को होता है। सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस प्रकाश के गुण का व्याख्या नहीं करता है? तो आपको प्रकाश के विवर्तन का करता है, प्रकाश के व्यतिकरण का करता है, ध्रुवण का करता है, क्रॉम्पटन सिद्धांत का बिल्कुल नहीं करता है। क्रॉम्पटन सिद्धांत अभी आपको बता भी नहीं सकते हैं, ये फोटोन का समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। प्रश्न समय है क्या मेरे पास कम, तो क्रॉम्पटन यहाँ पर याद रखिए, क्रॉम्पटन सिद्धांत आपको यहाँ पर नहीं होगा। आगे प्रश्न बात करते हैं कि अगला कौन सा होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको पढ़ा चुके हैं, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो होती है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए लाया जाता है कब? 1986 में। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से, आसान प्रश्न है, तीन तरफ से आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है? कौन सा आपको देखने को मिलता है बांग्लादेश में पूरी तरह से एंट्री किया हुआ है? आपको नाम ही है त्रिपुरा, है ना? तो त्रिपुरा आपको देखने को होता है, तीनों तरफ से क्या कहते हैं धंसा हुआ देखने को मिलता है आपको, किसमें? तो बांग्लादेश में देखने को मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न बात करते हैं। निम्नलिखित में से आपको कौन सा उद्योग जो है कच्चे माल पर आधारित है? कच्चे माल पर जो हम लोगों को देखने को मिलता है, आधारित देखने को मिलता है, कौन सा देखने को मिलता है? चीनी उद्योग, बिल्कुल चीनी उद्योग देखने को मिलता है। सूती वस्त्र उद्योग, ये भी कच्चे माल पर आधारित देखने को मिलता है। और जूट, इस तरह से कह सकते हैं ये सभी क्या है आपको व्यापारिक है। क्या है? व्यापारिक। आपको ये फसल है, क्या है? व्यापारिक फसल के अंतर्गत ये सब आता है आपको, गन्ना, कपास और जूट, ठीक है, ये आता है। और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है, तो गांधार शैली, है ना? गांधार शैली किसके लिए क्या कहते हैं विकसित किया जाता है? तो गांधार शैली किस समय में कह सकते हैं, किस काल में दिया हुआ है, किस काल में विकसित हुई है? तो आपको सीधे तौर पर आते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है क्या? कुषाण के समय में। किसके समय में? कुषाण के समय में गांधार शैली देखने को मिलता है, और मथुरा शैली देखने को मिलता है। यहाँ पर आंसर आते हैं तो आंसर केवल मेरा आपका बनेगा, क्या बनेगा? आपका कुषाण बनेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हम लोगों का हो चुका है, चलिए 60 तक हो चुका है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट आते हैं 61 में आपको मैथ है। मैथ के बाद चलते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक रबर, है ना? 62 नंबर पर आते हैं। तो प्राकृतिक रबर को जो मुलायम, प्राकृतिक रबर को काफी मुलायम होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है कि प्राकृतिक रबर जो है काफी मुलायम होता है, और इसे जो है कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिला देते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं वल्कीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वल्कीकरण बोलते हैं, वल्कीकरण बोलते हैं। और वल्कीकरण की प्रक्रिया में क्या बोला जाता है? वल्कीकरण की प्रक्रिया में क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। आंसर बिल्कुल सही करिएगा। आपका आंसर में क्या आंसर करवाया है? कार्बन करवाया है, तो आंसर बनेगा मेरा क्या बनेगा? सल्फर। वल्कीकरण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? सल्फर मिलाते हैं, ठीक है। आंसर क्या बनेगा? सल्फर मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? जो शिक्षा, अब देखिए सभी भाषा वाला प्रश्न है, ये सब आप रट के नहीं बना सकते हैं। शिक्षा का आप लेते हैं, शिक्षा का क्या योगदान होती है आपके महत्व में, जीवन में? तो यहाँ पर देखिए समाज, आप किसी से उत्पादन बढ़ाइएगा, बिल्कुल उत्पादन बढ़ेगा, है ना। उसके बाद समाज में समानता लाना, और उसके बाद रोजगार के अवसर बढ़ाना, और इसका मतलब क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा आएगा तो ये सभी काम आपको होगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपको क्या है, किसके द्वारा आपको ए ट्रीटिस, है ना, ए ट्रीटिस फॉर द, आपको लिखा हुआ है रिमार्केबल, किताब जो लिखा गया है रोहित के नाम से, यह किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। ये सब आंसर बिल्कुल आपको फैक्ट के अंतर्गत बन रहा है, तो अब ज्यादा यहाँ पर बातचीत कर भी नहीं सकते हैं। आते हैं सूची मिलाने की बात कर रहे हैं, और सूची मिलाने के लिए है क्या, आपको रक्त समूह दिया हुआ है और संभावित रक्त समूह दिया हुआ है। इसमें कौन सा बनेगा? यदि माता और पिता दोनों ओ है ना, ओ भी है, माता भी ओ, पिता भी ओ, तो बच्चे बनेंगे ओ बनेंगे। यदि क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कोई एक ओ है, एक कोई ए भी है, तो बनेगा क्या? ए और बी बनेगा, ना ए भी बनेगा ना ओ बनेगा, ठीक है। और बी है तो क्या बनेगा? बी बनेगा और ओ बनेगा, ए भी नहीं आएगा, ए वाला नहीं आएगा। यदि ए वाला आ गया तो दिक्कत है, दिक्कत है। ए भी है, माता भी ए भी है, पिता भी ए भी है, तो कौन सा आएगा? ए आएगा, बी आएगा और ए भी आएगा, ठीक है। और ये डॉक्टर आपको बताता है, और किसी दिन आपको विशेष करके बताएंगे, वैसे बता चुके हैं, जो बायोलॉजी पढ़े उनको बता चुके हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। अपना आप जांच कर सकते हैं कैसे बनेगा ये। आंसर कौन सा हो जाएगा? एक का ए, आंसर सीधा सीधा बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक का ए, बी का आपको 2, सी का 3, आपको डी का 4 बन रहा है। चल लेते हैं हम लोग, जो है यहीं पर रखते हैं, लास्ट प्रश्न जो है यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। भारत में जो है मानसून की वापसी सबसे पहले कहां से प्रारंभ होती है? तो सबसे पहले यदि बात करें कि सबसे पहले कहां से प्रारंभ हो रही, लौटने की बात कर रहे हैं कि मानसून जो है कहां से लौटती है, तो आपको पश्चिमी राजस्थान से लौटती है। कहां से? पश्चिमी राजस्थान से। तो सीधी सी बात है, आपको आंसर क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान से यहां से आपको लौटते हुए दिखाई पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद जो है सर्वाधिक बारिश करते हैं, तो सर्वाधिक बारिश आपको तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, पश्चिम में आप लौटती मानसून से। ये सब आप जान रहे हैं, ठीक है। रखेंगे आज प्रश्न यहीं तक, थोड़ा सा आए थे हम लेट से, जिसकी वजह से आपका प्रश्न आज पूरा नहीं करवा सकते हैं, लेकिन आपको सुबह में जो है पूरा तरह से करवा चुके हैं, पूरी तरह से। तो उम्मीद है कि आपको ऑनलाइन पर जो है कोशिश करेंगे पूरा का पूरा करवाने का, बातचीत कम करके पूरा प्रश्न करवाने का। रखते हैं आज का यहीं तक, रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में।